हाँ भाई, तो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कुछ नई चीज़ें। एंथैल्पी नाम करके एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और ये वीडियो जो है ना, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान से देखनी है हमको, और ये चीज़ आपने फिजिक्स में पहले पढ़ी भी नहीं है, तो इसलिए और ज़्यादा ध्यान से देखनी है, ओके। तो वो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ जो मुझे लगता है थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एनसीईआरटी देखो, मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बोला था कि वीडियो के बाद एनसीईआरटी पढ़ना, और ये मैंने पहले से बोल रखा है कि हर वीडियो के बाद एनसीईआरटी पढ़नी है। तो अगर तुमने पढ़ी होगी तो तुम्हें ये बात पता होगी कि दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना, प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, मास वेट, लेंथ, वॉल्यूम, या फिर और टेम्परेचर, एंथैल्पी, हीट, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इस तरह की चीज़ें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल्स कितने हैं, वो सब। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो इस पर डिपेंड नहीं करती कि आपके सिस्टम का आपने कितना अमाउंट ले रखा है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो इस पर डिपेंड करती है कि आपने कितना सब्सटेंस ले रखा है, ठीक है। तो इसको पता करने का एक अच्छा तरीका ये होता है कि तुम्हारा जो भी सिस्टम है या जो भी डब्बा है उसके दो टुकड़े कर दो, और देखो कि अगर हमने इसको हाफ कर दिया तो क्या ये प्रॉपर्टी सेम रहेगी। जैसे अपन मास की बात करते हैं, अगर तुमने जैसे एक आयरन का ब्लॉक लिया, उसको तोड़ दिया दो हिस्सों में, और फिर इसको कंसिडर किया एक हाफ को, उसका मास क्या सेम रहेगा क्या? एक केजी मास था जैसे पहले वाले बार का, तोड़ के आपने दो कर लिए, तो क्या सेम रहेगा? नहीं रहेगा ना, ये वाला आधे किलो का हो जाएगा। यानी ये है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि ये रिड्यूस हो गया, डिपेंड करती है कितना मास लिया है। तो जैसे मतलब कितना आपने अमाउंट लिया है, मास हो गया, मोल्स भी आधे हो जाएंगे। तुम्हारे पास कोई गैस है, उसके आधे हिस्से कर दिए दो, तो मोल्स आधे हो जाएंगे। हीट भी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटरनल एनर्जी, हीट तो इंटरनल एनर्जी यू लिखो, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे पास जैसे एन सी वी डेल्टा टी होता है, एन अगर हाफ हो गया तो वो भी हाफ हो गया, ठीक है। अब जैसे अपन बात करें इंटेंसिव प्रॉपर्टी की, तुम्हारे सिस्टम को तुमने दो हिस्सों में बांट दिया, उसका टेम्परेचर क्या आधा हो जाएगा। तुम्हारे पास जैसे चावल है, ठीक है, गर्म चावल है या गर्म पानी है तुम्हारे पास 60 डिग्री सेल्सियस पे, तुमने उसके दो बाल्टी में कर दिया, और अज्यूम करो कि किसी तरह हीट लॉस नहीं हुआ बीच में, तो क्या ऐसा होगा कि एक 30 डिग्री आज से पानी गर्म ठंडा हो जाता है? क्या नहीं होता ना, सेम टेम्परेचर रहता है। तो ये होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। में टेम्परेचर आ गया आपका, और क्या कह सकते हैं अपन, टेम्परेचर आ गया, और चीज़ कोई गामा हो गया गैस का। गामा डिपेंड थोड़ी करेगा, तुमने दो हिस्से कर दिया, अगर सेम ही गैस है तो। ये आपका एडियाबेटिक कांस्टेंट है जो फिजिक्स में मैंने बताया था। तो ये चीज़ें एक चीज़ पता होनी चाहिए। मुझे लगता है इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ एक्सटेंसिव है, इंटीजर टाइप कभी कभी आ जाता है ना। तो इसलिए ये हुई एक बात। अब हम बात करते हैं नई एक और, कि एंथैल्पी क्या होती है। तो एंथैल्पी नाम करके एच से हम डिनोट करते हैं, वो होता है यू प्लस पी वी। तुम्हारे सिस्टम के पास अगर उस समय इंटरनल एनर्जी यू है, उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर पी है, और उसका वॉल्यूम वी है, तो यू प्लस पी वी करके आप एंथैल्पी कैलकुलेट करते हो, ठीक है। डेल्टा एच की हम निकाले वैल्यू, तो क्या आएगा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी, ठीक है। अगर तुम इसमें प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हो तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा पी जीरो है, क्योंकि डेल्टा पी क्या होता है, चेंज इन प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज ही नहीं हुआ प्रेशर तो। और ये चीज़ आपकी क्या हो गई, ये आपकी हीट हो गई, सॉरी ये आपका वर्क हो गया, पी डी वी, ठीक है। ये मानो स्मॉल डेल्टा वी कंसिडर कर रहे हैं, और प्रेशर कांस्टेंट है तो पी डेल्टा वी आपकी एग्जैक्टली वर्क डन होती है। तो ये क्या हो गया आपका यू प्लस मतलब माइनस डब्ल्यू, और ये क्या हो गया आपका हीट। इसका क्या मतलब हुआ, एंथैल्पी इज इक्वल टू वर्क इक्वल टू चेंज इन इज इक्वल टू हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो हीट के बराबर ही हो जाता है। तो ये किसकी डेफिनेशन रहती है कि हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर को हम एंथैल्पी कहते हैं। बस इतना ही जानना है, ये फॉर्मूला होता है। निकालने को कोई पूछे तो क्या करना है, पी डेल्टा डेल्टा पी इंटू वी कर देना है, या नहीं कुछ भी नहीं हो तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है कि डेल्टा एच इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इस तरह का निकाल सकते हो कि डेल्टा टी कुछ तो दे रखा होगा, में प्रेशर कुछ बता रखा होगा, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो, या यू प्लस पी वी कर लो, उन दोनों का डेल्टा ले लो, आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है चीज़ें, मतलब डेफिनेशन पता तो निकाल सकते हैं यार अपन चेंज तो, ठीक है। वही है, बच्चे फॉर्मूले में घुसते रहते हैं बार बार कि इसके फॉर्मूले लिखा रखे हैं टीचर लोग ने, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला होगा ब्रो, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। वो सब पढ़नी अच्छी है, आपको कर रखे तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे हर चीज़ अपन डिराइव करने बैठ जाए, हर चीज़ में वो आई एम नॉट श्योर वो कितना अच्छा ऑप्शन है। बट फिर भी आप चाहो तो मैं आपको बता सकता हूँ थोड़ा बहुत। तो ये आपका हो जाएगा एन सी डी टी प्लस, आपको अगर डी एच लिखना है तो कितना होगा आपका, प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, ठीक है। इस तरह से आप कुछ लिख सकते हो। अब अगर आपको दे रखा है भाई कि यार प्रेशर कांस्टेंट है, कंडीशन दे रखी होगी बेसिकली, ठीक है, वो कंडीशन के हिसाब से आप इन सब के वैल्यू लिख दो, जो भी फॉर्मूला है, ठीक है। जो भी आपकी कंडीशन है, आइसो थर्मल है, तब तो कुछ होगा ही नहीं बेसिकली, मतलब काइंड ऑफ। अगर आपका जैसे प्रेशर कांस्टेंट कर रखा है तो ये उड़ जाएगा टर्म, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी है एन सी वी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो आप देख लो भाई,
ठीक है, नॉट अ बिग डील, मतलब आपको फॉर्मूला पता है, यू कैन डू इट बेसिकली, है ना। अब हम बात करते हैं कि अब ये तो चलो हुई बात है, ये सब बकवास चीज़ें थी, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आना। क्वेश्चन जो आएगा वो इस चीज़ से आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन से, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा मैं बताता हूँ। आपको दो रिएक्शन दे रखी होगी, इसकी आपको डेल्टा एच वैल्यू दे रखी होगी, डेल्टा एच वन, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि केमिस्ट्री में हम जब भी किसी रिएक्शन की बात करते हैं ना, तो उसमें उसकी एंथैल्पी की बात की जाती है। वो क्यों किया जाता है, क्योंकि हम बेसिकली देखो, हमें केमिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स में भी हम देखें तो हम बेसिकली हीट से बात करते हैं मोस्टली, कि हीट कितनी सप्लाई करनी है। अब हम जो रिएक्शन करते हैं ना, वो हम करते हैं ग्राउंड पे लेबोरेटरीज में, और लेबोरेटरी में टेम्परेचर होता है कांस्टेंट, कितना, एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर, ठीक है। तो इसलिए डेल्टा पी क्या, डेल्टा एच क्या होता है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वो कांस्टेंट प्रेशर की हीट ही होगी, तो अपन डेल्टा एच ही मेजर करते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। मैंने जो तुम्हें पहले बोला भी था कि डेल्टा एच नाम करके एक चीज़ होती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी इससे, हीट से, तो इसलिए हम फिर केमिस्ट्री में डेल्टा एच यूज़ करते हैं। वैसे मैंने डेल्टा यू के लिए बोला था, वो भी मतलब ठीक है, दोनों चीज़ आप कर सकते हो। डेल्टा एच अपन यहाँ पे लेके चलेंगे। तो आपका कोई भी रिएक्शन है, उसके अंदर हीट की अगर आपको बात करनी है ना, तो अपन उसको लिखते हैं डेल्टा एच के टर्म्स में। ये बात घुसा लो दिमाग में। आपको जैसे बहुत सारे रिएक्शंस दिए होंगे, ठीक है। तो आपको ऐसी दो रिएक्शंस दे रखी है, उनका डेल्टा एच वैल्यू दे रखी होगी, जो भी है -500 किलो जूल पर मोल, और इसको यूजुअली किलो जूल पर मोल में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो। और आपको फिर पूछेंगे इसकी बताओ तुम क्या बोलेंगे कि इस रिएक्शन की तुम एंथैल्पी बताओ, कि तुम्हें ये दोनों पता है। तो हमें क्या करना होता है ऐसे केस में, हम एक लॉ याद रखेंगे कि आपको अगर कोई भी रिएक्शन करा रखी है ना, उसकी जो एंथैल्पी चेंज होगी, इट विल बी इक्वल टू द एंथैल्पी चेंज ऑफ सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ इट्स इंटरमीडिएट स्टेप्स, ठीक है। अभी आप ऐसे देखोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि यार क्या बोल रहा है बंदा, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। तो आप ये देखो कि आपको क्या करना है क्वेश्चन में, ये जो रिएक्शन है ये कैसे आ सकती है इन दोनों रिएक्शंस को यूज़ करके। आपको बस ये सोचना है कि मेरे को ये रिएक्शन चाहिए, मेरे को ये दोनों रिएक्शन यूज़ करनी है। तो पहली बात, यहाँ पे 2 कार्बन आ रहे हैं, और कार्बन तो यहाँ कहीं आ नहीं रहा है, यहाँ आ रहा है। तो अगर मैं पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ 2 कार्बन आ जाएंगे। फिर हमें क्या चाहिए, इस तरफ हमें 2 CO चाहिए। अब CO इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो इसको मैं उल्टा करके 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना है किसी भी, उल्टा करना है। तो इसको -1 कर दिया मैंने, ठीक है, मतलब उल्टा कर दिया। तो यहाँ पे CO आ जाएंगे 2, यहाँ पे आ जाएंगे 2C, 2 ऑक्सीजन नहीं, इधर 1 ऑक्सीजन रहेगा और इधर 2 ऑक्सीजन रहेंगे, क्योंकि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 2 ऑक्सीजन इधर, 1 ऑक्सीजन उधर, 1 ऑक्सीजन बचेगा। CO2 है आपका 1 इधर, और 2, और हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 CO2 आपके इधर है। इसको फ्लिप किया तो 2 CO2 इधर आ जाएंगे, इधर इधर कट हो गए, CO2 भाग जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि हमने इन रिएक्शन को इस तरह से किया ना, मतलब 2 बार ये रिएक्शन कराई, फिर हमने 1 बार इसकी उल्टी रिएक्शन कराई, मतलब ये वाली रिएक्शन। तो हमारे पास आ गया अपना ये वाली रिएक्शन, ठीक है। अब हमने देखो, अब यहाँ पे एक बात याद रखिए कि कभी भी आप रिएक्शन को उल्टा करते हो ना, तो डेल्टा एच की वैल्यू माइनस हो जाती है। तो अगर हमारे उस रिएक्शन की वैल्यू थी डेल्टा एच, ठीक है, एंथैल्पी की, तो यहाँ पे माइनस डेल्टा एच हो जाएगी उल्टी रिएक्शन की। क्यों, बस ये होता है, ठीक है। ये याद रखना है कि अगर अपन रिएक्शन को उल्टा कर रहे हैं ना, तो माइनस हो जाती है। अगर अपन रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन हो जाती है डबल, ठीक है, 2 डेल्टा एच हो जाती है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, हाँ, ठीक है। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमने क्या किया, हमें ओरिजिनल जो इक्वेशन दी थी उसको हमने एक तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 डेल्टा एच हो गई इस नई इक्वेशन की एंथैल्पी चेंज। इसको हमने -2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब उल्टा कर दिया, तो माइनस डेल्टा एच 2 हो गई इसकी एंथैल्पी चेंज। अब इन दोनों रिएक्शन को ऐड करने पर ये रिएक्शन मिलती है, ठीक है। तो इसका डेल्टा एच क्या होगा, इन दोनों का रिएक्शन को ऐड करने से, तो इसका 2 डेल्टा एच 1 है, और इसका कितना है माइनस डेल्टा एच 2। तो ये हो जाएगा आपका एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यू रिएक्शन। बस यही आपका हेस लॉ। यही क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे तरह के आपको दे रखे होंगे कि यार है ना, बहुत सारे तरह की रिएक्शन दे रखी होगी कि ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, सम करके बताते रहो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। अब यहाँ पे एंथैल्पीज बहुत तरह की होती हैं, ठीक है। एक होती है आपकी कंबशन की एंथैल्पी। कंबशन की एंथैल्पी क्या होता है कि 1 मोल सब्सटेंस को कंबस्ट करना है, ठीक है। तो जैसे 1 मोल सी लिया, उसको आपको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना है, बेसिकली वो कंबशन हो गया आपका, ये हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये वो। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आपके पास जैसे कोई एटम है, उसके अंदर कितनी एनर्जी सप्लाई करे कि ये A+ बन जाए और इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है। एक होती है आपकी बॉन्ड फॉर्मेशन की एंथैल्पी, आपके पास जैसे
कोई सब्सटेंस उसको फॉर्म करना है, जैसे मीथेन बनानी है, तो मीथेन कैसे बनेगा, हम फॉर्मेशन की एंथैल्पी क्या होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, जो यूजुअली 1 atm और 298 केल्विन लिया जाता है, कभी कभी कोई 276 रहता है, एम्बिगुअस चीज़ है, ठीक है। तो C+2H2 अगर हम करते हैं तो उसे CH4 बनता है, गैस गैस और सॉलिड। तो स्टैंडर्ड चीज़ों से बनाना, ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब जो इसके एलिमेंट्स हैं उनसे बनाना, उसको कहा जाता है फॉर्मेशन की एंथैल्पी। तो कभी कभी बोलेंगे कि मीथेन की फॉर्मेशन की एंथैल्पी इतनी की, तो क्या लिख देंगे कि ये रिएक्शन लिखेंगे और कह देंगे इसका डेल्टा एच इतना दिया हुआ है, और फिर अपन ये जो बताया उस तरीके से चल लेंगे प्लस माइनस करके, ठीक है। समझ रहे हो, एकदम बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं, नहीं समझ आया तो प्लीज़ वापस जाके सुनो मैंने क्या बोला, ठीक है। कंबशन के अंदर क्या बोलेंगे, अगर बोलेंगे कार्बन की कंबशन एंथैल्पी इतनी है, तो इसका क्या मतलब है कि इस रिएक्शन की आपको एंथैल्पी दे रखी है, C+O2 गिव CO2, ठीक है। बेसिक बेसिक चीज़ें, कुछ खतरनाक चीज़ें नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी एंथैल्पीज होती है, आपको बहुत सारी और अच्छे से जाननी है और डिटेल में चाहिए, प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़ना। इस बार एटलीस्ट एनसीईआरटी खुलेगी तुम्हारी, एनसीईआरटी में जाके देखना, ठीक है। हाइड्रेशन एंथैल्पी एक चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल कि आपने जैसे कोई सॉल्ट लिया, ठीक है, उसको पानी में भिगोया, मतलब पानी में डाला, इसमें भी हीट रिलीज वगैरह होती रहती है, ठीक है। ये जब पानी में डिजॉल्व होता है, हीट कभी निकलती है, कभी कम होती है, कभी क्या होती है, वो होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। NaCl एक्वस बन गया जैसे ये, है ना। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती है, बहुत तरह की एंथैल्पीज होती हैं, मैं मतलब कम से कम 10 15 20 तरह की, ऐसे देखा जाए तो इन्फाइनाइट तरह की हो सकती हैं, बट हमारे काम की कुछ है। तो एक क्वेश्चन आपका आता है हैश वाले का, ठीक है, कि आपको इस तरह से दे रखी है कि कंबशन एंथैल्पी दे रखी है, फॉर्मेशन एंथैल्पी दे रखी है, ये फलाना डिम का, और ऐसे सम या मल्टीप्लाई करके निकालना है, ठीक है। समझ गए, नहीं समझो तो प्लीज़ वो एग्जाम्पल वापस देख लो, इंपॉर्टेंट चीज़ें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये समझे बिना आगे पढ़ना बेवकूफ़ी है। अब हम बात करते हैं एक और चीज़, तो कभी कभी क्या होता है, आपको जैसे रिएक्शन दे रखी है CH4 + O2 गिव्स CO2 + 2H2O, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2O2, ठीक है। कंबशन हो रहा है ये CH4 का, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐसा भी कहते हैं कि कि इसकी जो एंथैल्पी होती है ना, उसका ये भी फॉर्मूला होता है, सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स। इसका क्या मतलब है, जैसे आपका CH4 है, ठीक है, CH4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। CO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है सॉरी, पहले हम ये इनकी बात कर लेते हैं, ये वो ये दोनों। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, CO2 कुछ ऐसा होता है और H2O कैसा होता है, ठीक है। ये हो गए अपने रिएक्टेंट्स, ये हो गए अपने प्रोडक्ट्स, ठीक है। हम बस ये कह रहे हैं कि आप इसकी बॉन्ड एंथैल्पी निकालो। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। जैसे अपन को इसको ब्रेक करना है, इसको हम लिखेंगे ΔHOO, ठीक है। ये क्या हो गया कि डबल O बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ये हुई इसकी एनर्जी, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि आपको इस रिएक्शन की अगर एंथैल्पी निकालनी है, तो आप इनके ये जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी बॉन्ड एनर्जीज माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जीज कर दो, उससे भी आ जाती है। अब यहाँ पे उल्टा देखो, ठीक है, यहाँ पे अपन पहले इसकी लेके फिर इसकी ले रहे हैं, ठीक है। वरना यूजुअली आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालते हो ना, तो आप इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन करते हो, ठीक है। वो मैं बताऊंगा क्या होती है आगे, बट अपन यहाँ बॉन्ड का समझते हैं पहले, ठीक है, जेम्स बॉन्ड। तो ये होगी आपकी एक बात। अब यहाँ पे CH4 भी है, CH4 के 4 बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, ΔHCH। अब चारों बॉन्ड्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में हम देखेंगे। तो अब अपन अगर इसका 1 मोल रिएक्शन कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका एक CH4 यानी 4 बॉन्ड्स हैं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। O डबल बॉन्ड हो तो एक ही है, लेकिन अपने पास यहाँ पे 2 मोल ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया आपका क्या, रिएक्टेंट्स का बॉन्ड एनर्जी माइनस C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O देखो 2 है यहाँ पे, 2 × ΔH C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और माइनस अब यहाँ पे अपने पास OH बॉन्ड कितने हैं, ΔHOH, ठीक है। ऐसे 2 बॉन्ड्स हैं पर वाटर मॉलिक्यूल, और ऐसे टोटल हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आपकी इस रिएक्शन की एंथैल्पी हो जाती है, ठीक है। तो क्या किया हमने यहाँ पे, O डबल बॉन्ड O लिया, उसकी हमने निकाली, मतलब रिएक्टेंट्स की सारी बॉन्ड एनर्जी, मतलब आपको उस एटम को, उस मॉलिक्यूल को पूरा ब्रेक डाउन कर देना है। तो इसको ब्रेक डाउन करने के अगर एटम्स में, तो इस बॉन्ड को काटना पड़ेगा, तो उसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 ऑक्सीजन है, CH4 में 4 होते हैं, तो काटना पड़ेगा, तब जाके C और H बनेंगे। तो ये अपने लिख लिया, सेम ऐसी, ठीक है, कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, सिंपल चीज़ है, मैंने बता दी एग्जाम्पल के साथ। अब यहाँ पे बहुत सारी नुआंसेज होती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, बोला जाता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए।
अभी मत सोचो उसके बारे में, ठीक है। 99% क्वेश्चन आएंगे उनमें ऑलरेडी स्टैंडर्ड ही होंगी चीज़ें, ठीक है। इतना खतरनाक कोई पूछने नहीं वाला कि अरे इसका ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा क्वेश्चन आएगा हार्डली 1%, ठीक है। उसके बारे में हम और डिटेल में बाद में देख सकते हैं। अब बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत पहले भी बताया था, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, तुम्हारे पास कोई भी सब्सटेंस है उसको हमें बनाना है, ठीक है, बेसिक एलिमेंट से यूज़ करके। जैसे हमें CO2 बनाना है, CO2 बेसिक किन से बनता है, कार्बन सॉलिड से बनता है और ऑक्सीजन गैस से बनता है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके बना दो 1 मोल, ठीक है। अब जैसे तुम्हें बनानी है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस स्टेट में होती है स्टैंडर्ड वे में, किससे बनेगी, कार्बन सॉलिड और ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन का हाफ मोल लेना पड़ेगा क्योंकि हमें 1 मोल CO बनाना है, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होती है वो क्या होती है आपकी, इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो एक चीज़ और होती है आपके पास, जैसे कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन है जैसे CH4 + 2O2 गिव CO2 + 2H2O, हम बोलते हैं कि इसकी जो एंथैल्पी होती है ना रिएक्शन की, वो क्या होती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O इंटू 2, क्योंकि 2 मोल्स हैं, माइनस ये हो गया आपकी सम ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ O2 है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ हो गई। HF क्या होता है आपका, फॉर्मेशन की एंथैल्पी, और ये सब स्टैंडर्ड है, ठीक है। स्टैंडर्ड का मतलब कि जो इसका ओरिजिनल फॉर्म था, ठीक है। जैसे यहाँ पे H2 अगर वाटर गैसियस यूज़ किया गया है तो आपको गैसियस H2O का देखना पड़ेगा एंथैल्पी कितना फॉर्मेशन का, ठीक है। उसमें आपकी वेपराइजेशन की एनर्जी वगैरह भी आ जाएगी, ओके। वरना ये जो HF H2O होता है ना, वो यूजुअली लिक्विड का बताया है, क्योंकि नेचुरली स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, या कोई कोई लोग 10⁵ पास्कल भी लेते हैं 1 बार, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो इतना आप उनको सोचना नहीं है उसके बारे में। उसकी वैल्यू भी लगभग आपकी, तो उसकी वैल्यू अपन यूजुअली ΔF फॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑफ वाटर कहते हैं, क्योंकि तब वाटर लिक्विड होता है 25 डिग्री पे। अब यहाँ पे अगर गैस बन रही है, जो शायद बनती भी होगी क्योंकि ये तो कंबशन हो रही है, ठीक है, तो उस केस में हमें उसका ΔH यूज़ करना होगा, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, पहले अपने लिक्विड फॉर्मेशन कर ली, उसके बाद क्या किया, लिक्विड को इवेपोरेट कर दिया, तो हेस लो वापस लगाओ। पहले अपने क्या किया, वाटर बनाया, ठीक है, हमने वाटर बनाया इनसे, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में बना स्टैंडर्ड। अब हमें क्या करना है, लिक्विड को बनाना है गैस में, ठीक है। इसकी कुछ तो एंथैल्पी होगी H1, इसकी H2 होगी। तो अगर हमें यहाँ से डायरेक्ट ये बनाना है तो वापस क्या करेंगे, लॉ ऑफ समेशन लगा देंगे, ये दोनों कट जाएंगे, इक्वेशन ऐड हुई, H1 + H2 से क्या आ गया आपके पास, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस वाटर, ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल ले रहा था, कुछ लोग कन्फ्यूज हुए होंगे, तो मैं वापस बताता हूँ मैंने क्या किया। मेरे को एक इक्वेशन दी हुई थी जिसमें वाटर गैसियस बन रहा था, और मैंने क्या बोला आपको कि अगर आपको इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज निकालनी है तो सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो वो मैंने लिखा। अब भाई साहब मैंने ये बोला कि यार यहाँ पे तो वाटर आपका गैसियस है, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो होती है वो लिक्विड स्टेट में बताई जाती है यूजुअली। तो अगर हमें वो निकालना हो कि गैस का कितना होगा, तो पहले अपने लिक्विड की इक्वेशन लेके उसका ΔH1 पता है, फिर हमने देखा कि वेपराइजेशन करने में कितनी एनर्जी चाहिए होती है, वो ΔH2 हुई। अब हम दोनों इन इक्वेशन को ऐड करते थे, लिक्विड लिक्विड कैंसिल होकर गैस बचेगा, तो इससे आपके पास H1 + H2 आ जाएगी, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो वो आप डाल के कर सकते हो, ठीक है। ये एक बेसिक सी चीज़ थी जो मैंने तुम्हें बताई। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना है कि किस चीज़ की एंथैल्पी फॉर्मेशन दी हुई है। अब जैसे वहाँ पे लिक्विड की एंथैल्पी फॉर्मेशन दी होती तो अपन यहाँ नहीं लगा पाती, होगी तो गैस है, फिर हमको ये चीज़ करनी पड़ती जो मैंने मिटाई। अगर वहाँ पे गैस का फॉर्मेशन दे रखा है तो वो लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करेंगे कि अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस लिया है और वो अपने प्योर एलिमेंटल फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो नेचर में नेचुरली एग्जिस्ट करता है, उसकी एंथैल्पी फॉर्मेशन 0 मानी जाती है। जैसे हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे यानी स्टैंडर्ड कंडीशंस में गैस होती है, H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो इसकी एंथैल्पी की फॉर्मेशन बोलेंगे 0 है। ΔHF ऑफ ΔH0 का जाता है, ठीक है। ΔH0 का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड। ये 0 जब लग जाता है ना ऊपर HF के ऊपर या किसी भी एंथैल्पी के ऊपर, उसका मतलब है स्टैंडर्ड, यानी कि इसके प्योरेस्ट फॉर्म में, इसका जो नेचुरली एग्जिस्टिंग फॉर्म है एट रूम टेम्परेचर, मतलब जो STP कंडीशंस होती हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं 0, ठीक है। अब जैसे तुम्हारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस, उसका भी 0 होगा, ठीक है। सल्फर है तुम्हारा रोम्बिक, सल्फर के 2 फॉर्म्स होते हैं, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। रोम्बिक इसका होता है स्टैंडर्ड यानी मोर स्टेबल स्टेट, उसको कहते हैं 0, मोनोक्लिनिक का 0 नहीं होता है, ठीक है। और जैसे बात करें वाइट फॉस्फोरस है, उसका 0 होता है, ठीक है।
क्लोरीन गैस है Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है नेचुरली, उसका 0 हो गया। Br2 गैस है, उसका 0 हो गया। हो गया? गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन होता है लिक्विड, ठीक है, और ये बच्चे गलत करके आते हैं। लिक्विड होता है आपका ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे, तो इसका 0 होता है लिक्विड स्टेट में, 0 गैस के स्टेट में 0 नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी। तो कई बार आपको जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अब यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन का दिया नहीं होता है यूजुअली, तो बच्चे सोचते हैं कि और ऑक्सीजन का तो दिया ही नहीं, निकालो कैसे। तो भाई इन्फॉर्मेशन है कि ऑक्सीजन नेचुरली गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो O2 का एंथैल्पी फॉर्मेशन कितना हो गया? 0 हो गया, तो निकाल लो, ठीक है। तो ये थी एंथैल्पी की बहुत बड़ी कहानी। तो एंथैल्पी के बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया। मैंने आपको बताया एंथैल्पी होता क्या है, मैंने बताया कैलकुलेट कैसे करना है, फिर मेरे को हेस लॉ बताया। हेस लॉ में क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करना है, स्टोइचोमेट्री लगानी है, रिएक्शंस को ऐड करके नई रिएक्शंस बनानी है, और डेल्टा एच को उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना है। दो जो नई इक्वेशन बनेगी उसका निकाल लेंगे डेल्टा एच। बहुत सारी टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज बताई मैंने आपको, बॉन्ड एनर्जी के बारे में बताया, बॉन्ड एंथैल्पी, फॉर्मेशन एंथैल्पी के बारे में बताया, इवेपोरेशन एंथैल्पी, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कंबशन की एंथैल्पी क्या होती है, ठीक है। इस तरह की हाइड्रेशन की एंथैल्पी के बारे में बताया। तो बहुत तरह की एंथैल्पीज होती है, आपको सारी जाननी है, और एनसीईआरटी में देख सकते हो, उसमें बता रखा होता है कि कौन सी रिएक्शन होने पर उसको क्या कहा जाता है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या आएगा कि इस चीज़ की XYZ एंथैल्पी इतनी है। अब XYZ एंथैल्पी का मतलब क्या होता है तुम्हें पता ही नहीं है, तो तुम क्या कर लोगे, ठीक है। तो पता होना चाहिए वो। वैसे मैंने काफ़ी सारी कवर की है ऑलरेडी, फिर भी तुम एनसीईआरटी में देखो बहुत सारी दी होंगी। मैंने आपको कुछ और क्वेश्चंस बताया कि और क्या क्या आ जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आपको कोई रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी 2 तरीके होते हैं। पहली बात बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है? फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। उल्टा है दोनों में, याद रखना, ठीक है। फॉर्मेशन के केस में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, एंड बॉन्ड एंथैल्पी के केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और फिर मैंने बताया कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड याद रखना है, स्टैंडर्ड मतलब एसटीपी कंडीशंस पे, और उसके नेचुरल स्टेट में 0 होता है, ठीक है, जो मोस्ट स्टेबल स्टेट है। H2 गैस सबसे स्टेबल होती है, रोम्बिक सबसे स्टेबल होता है इस टेम्परेचर पे, तो वो अपन ने 0 कर दिया, ठीक है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी, अच्छे से गल्प डाउन करना है इसको, क्योंकि बाकी वीडियोस आपको फिजिक्स से वापस से आपको याद आ गई होंगी, बट ये चीज़ आपने कहीं और पढ़ी नहीं है, दिमाग में बैठा लो। एनसीईआरटी प्लीज़ पढ़ना, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़ लेना, थर्मोडायनामिक्स का एनसीईआरटी बहुत तगड़ा है। तो या ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट, और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।